लाख से जायद लोग मारे गए। पाकिस्तान के 93,000 फौजी इंडिया ने कैदी बना लिए। पीटीआई ने हुकूमत एक मजबूत अपोजिशन बनकर हासिल की थी। 10 में ट्यूनिस के अंदर एक शख्स ने दिन के उजाले में अपने आप को आग लगा ली। उसकी वजह यह थी कि हुकूमती एहलकार ने उससे उसकी रेडी छीन ली थी। अब तक उस इनकलाब की वजह से 5 लाख से जायद लोग मारे जा चुके हैं। ये नबूवत से पहले था कि हजर अस्वद को नस्ब करने का इख्तिलाफ आपने अपनी जहानत से सॉल्व किया। तो उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे यहाँ छोटे बच्चे हमारी नसीहत से ज़्यादा हमारे एक्शन से सीखते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये वाली आदत हम एक मुआशरा के तौर पर भी अपना लेते हैं। मिसाल के तौर पर हाल ही में नेपाल में होने वाले रजीम चेंज को हमारे यहाँ एक उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस चीज़ को रोमानवी अंदाज से देख रहे हैं। अब आपने वो किस्सा तो सुना होगा कि एक गीदड़ ऊँट की पीठ पर बैठकर दरिया पार कर रहा होता है। गीदड़ अचानक ऊँट से पूछता है, भाई ऊँट पानी कितना गहरा है? ऊँट जवाब देता है, पानी गोडे गोडे है। गीदड़ फौरन दरिया में झंप लगाता है। डूबने वाला ही होता है कि ऊँट उसे दोबारा सहारा देकर बाहर निकालता है। गीदड़ गुस्से से चिल्लाता है कि तुमने तो कहा था पानी गोडे गोडे है। ऊँट ने जवाब दिया, भाई पानी मेरे गोडे गोडे है, तुम्हारे नहीं। अब जो कुछ नेपाल में हुआ वो वहाँ के हालात वाक़यात पर मबनी था। पाकिस्तान के हालात वाक़यात उससे कई मुख्तलिफ हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख में कोई इनकलाब नहीं आया। लेकिन पाकिस्तान में इसकी तारीख जानने से पहले हम आपको थोड़ा सा बाहर की दुनिया वाले इनकलाबात के बारे में बताते हैं। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी कर लीजिए। 2010 में ट्यूनिस के अंदर एक शख्स ने दिन के उजाले में अपने आप को आग लगा ली। उसकी वजह यह थी कि हुकूमती एहलकार ने उससे उसकी रेडी छीन ली थी और उससे रिश्वत या भत्ता निकलवाने की कोशिश की। लेकिन जब रेडी वाले ने वो अमाउंट पे ना की तो उसकी रेडी जब्त कर ली गई और इसी गुस्से में उस रेडी वाले ने अपने आप को आग लगा दी। ये देखकर आसपास के लोग इश्तियाल में आ गए और पूरा मुल्क उस हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। नतीजे में हुकूमत तहलील हो गई। अब यहाँ पे एक बात वाज़ह रहे, ये तहरीक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं चलाई और इसका ताल्लुक खास अवामी मसाइल से था। ये इनकलाब यहीं नहीं रुका। मिस्र में भी 2011 को ट्यूनिस से इंस्पायर होकर हुक्मरानों के अगेंस्ट एक तहरीक चलाई गई, क्योंकि वहाँ 30 साल से मुल्क एक ही लीडर के कब्जे में था, जहाँ अवाम की आवाज़ दबा दी गई। सियासी एलीट और आर्मी एस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क के रिसोर्सेज पर अपना कंट्रोल कर रखा था। 25 जनवरी 2011 में हज़ारों लोग तहरीर स्क्वायर कायरो में इकट्ठे हुए, पुलिस के जबर और गुर्बत के खिलाफ नारे लगाए और उनके मुतालबात में हुकूमत का इस्तीफा, रोटी, आज़ादी, इजहार राय, इंसाफ की फराहमी, पुलिस रिफॉर्म्स और शफाफ इलेक्शन था। इस एहतजाज के खिलाफ हुकूमत की तरफ से मुश्तहिल हजूम के जरिए हमले करवाए गए, आर्मी को डिप्लॉय किया गया, लेकिन एहतजाज और संगीन हो गए। आखिर 18 दिन के बाद हुकूमत तहलील हो गई और मुल्क का इंतजाम आर्मी काउंसिल के पास चला गया। कुछ अरसे बाद मुल्क में इलेक्शन कराए गए, लेकिन वो हुकूमत सिर्फ 1 साल चल सकी और इक़्तिदार पर दोबारा आर्मी ने कंट्रोल कर लिया। अब इस मिस्र के इनकलाब में अवामी मसाइल तो शामिल थे, लेकिन इसमें एक बड़ी तहरीक ट्यूनिस को देखा देखी थी। जब अवाम की मेमोरी से ट्यूनिस का इनकलाब निकल गया तो मिस्र में दोबारा जाबिर हुक्मरान मुसल्लत हो गए, जिससे ये बात जाहिर होती है कि अगर एक चीज़ एक सोसाइटी के मसाइल हल कर रही हो तो ये लाजमी नहीं कि वो किसी दूसरी सोसाइटी के मसाइल भी हल करे। अब ये ट्यूनिस से शुरू होने वाला इनकलाब मिस्र तक नहीं रुका। लीबिया में भी बगावत शुरू होती है। मुअम्मर कज़ाफ़ी जो 42 साल से हुकूमत कर रहा था, खुद को अमीरुल मोमिनीन कहने लगा था, मगर प्रोटेस्ट ने जंग की शक्ल ले ली। नेटो ने अपोजिशन का साथ दिया और अक्टूबर 2011 में कज़ाफ़ी को मार दिया गया। अब ये इनकलाब अवामी तहरीक से निकलकर मगरबी हमायत याफ्ता जंग बन गई। लीबिया अफ्रीका का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व रखता था। कज़ाफ़ी ने वेस्ट की ऑयल कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट्स रिस्ट्रिक्ट किए हुए थे और अफ्रीकन यूनियंस के जरिए एक इंडिपेंडेंट अफ्रीकन करेंसी गोल्ड दिनार लाने की बात करता था, जो डॉलर और यूरो के लिए खतरा था। कज़ाफ़ी की डेथ के बाद नेटो बैक गवर्नमेंट ने ऑयल सेक्टर खोल दिए और वेस्टर्न कंपनीज वापस आ गई। कज़ाफ़ी के बाद अब तक लीबिया में कोई स्टेबल हुकूमत कायम ना हो सकी और आज तक वहाँ इंस्टेबिलिटी है। इसके बाद यमन में ट्यूनिस से शुरू होने वाला इनकलाब पहुंचा। 33 साल से बैठा हुआ रूलर अली अब्दुल्ला सालेह प्रोटेस्ट की वजह से हट गया, लेकिन उसके बाद यमन सिविल वार का शिकार हो गया, जो अभी तक चल रही है। बहरीन में भी प्रोटेस्ट हुए, मगर सऊदी अरब और यूएई ने अपनी फौज भेजकर उनको दबा दिया। इसके बाद सीरिया में इनकलाब की हवा चली। मार्च 2011 में सीरिया के छोटे शहर दारा में कुछ स्कूल के बच्चों ने वॉल
والز पर एंटी गवर्नमेंट स्लोगन्स लिखे। बच्चों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया। अवाम गुस्से में आ गई और प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। असद की सिक्योरिटी फोर्सेज और प्रोटेस्टर्स के क्लैशेस ने कंट्री को फुल स्केल सिविल वार में धकेल दिया। अपोजिशन ने फ्री सीरियन आर्मी बनाई। असद की सपोर्ट में रशिया और ईरान उतर आए। अब तक उस इनकलाब की वजह से 5 लाख से जायद लोग मारे जा चुके हैं और मिलियंस रेफ्यूजीज बन गए हैं। रशिया, ईरान, यूएस, टर्की सब ने अपने अपने स्टेक्स के लिए सीरिया को बैटल ग्राउंड बना दिया। दोस्तों, माजी करीब में बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, शाम में रिजीम चेंज हुए हैं। 2008 में नेपाल के पार्लियामेंट ने 240 साल शाही निज़ाम को बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म कर दिया था। फेडरल जमहूरिया नेपाल का ऐलान हुआ, लेकिन जमहूरिया में भी एक खास तबके ने मुल्क के निज़ाम को हाईजैक कर लिया था। हुक्मरानों की औलादों की अयाशियाँ सोशल मीडिया पर अवाम के अंदर एक गम गुस्से की वजह बन रहा था। हुकूमत ने ऐसे कवानीन बनाए हुए थे जिससे उनके एक्शंस पर क्वेश्चन रेज करने वालों को जेल भेज दिया जाता था। हाल ही में हुकूमत ने 26 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगाई और उसके बाद नौजवानों ने पूरे मुल्क में एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी। इसके रिस्पॉन्स में हुकूमत ने उन पर फायर ओपन कर दिए। 51 लोग मारे गए, 1300 से जायद जख्मी हुए। उसके बाद अवाम ने पार्लियामेंट को आग लगा दी और पूरा रजीम चेंज हो गया। अब इस इनकलाब ने बहुत सारे नए सवालों को जन्म दिया है कि जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या होगा, और अगर किसी भी सोशल मीडिया ऐप में टेररिस्ट तंजीमें नौजवानों को अपनी हुकूमतों के खिलाफ उभारें तो अंजाम क्या होगा।